हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऋतु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर आपका पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, कानून और अर्थशास्त्र पर जो 9वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है। नई दिल्ली, गांधीनगर, चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो जो कानून और अर्थशास्त्र का जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है आपका गांधीनगर में। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ है। और इसे कराया किसने है, किसके द्वारा इसका आयोजन कराया गया है? तो इसका आयोजन कराने वाला है CTIL और GNLU, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन कराया है। CTIL यानी सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ एंड GNLU यानी गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने एक साथ मिलकर इसका आयोजन कराया है। आयोजन दोनों ने एक साथ कराया, लेकिन इसका जो स्थान है जहां गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ है, वो है आपका GNLU यानी गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में इसका जो सम्मेलन है ये हुआ है। क्या इस सम्मेलन के मुख्य विषय हैं? तो कानून और अर्थशास्त्र, शासन, व्यापार नीति और समावेशी सार्वजनिक नीति, ये इस सम्मेलन में चर्चा के मुख्य विषय रहे हैं। नेक्स्ट है पंडो डैम, जो हाल ही में समाचारों में रहा है, किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, रावी, व्यास या चेनाब। जो आपका पंडो डैम है, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है व्यास नदी पर। व्यास नदी पर ये डैम बनाया गया है। और चर्चा का विषय ये आपका डैम क्यों रहा है? तो इसीलिए रहा है चर्चा का विषय, क्योंकि यहाँ क्या हुई है, बहुत भारी बारिश हुई है। और भारी बारिश होने के कारण जो व्यास नदी है, इसका जो जल स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते ये चर्चा का विषय यहाँ रहा है। हिमाचल में कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है आपका पंडो डैम। किस नदी पे है? तो व्यास नदी पे है। किस वर्ष में इसका निर्माण हुआ था? तो 1977 में इस डैम का निर्माण हुआ था। और इस डैम के निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? तो मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन यानी कि जल के द्वारा बिजली का निर्माण करना इस डैम का बनाने का मुख्य उद्देश्य था। ये बांध व्यास नदी के पानी को, जो ये बांध है, ये जो व्यास नदी का पानी है, इसे 38 किलोमीटर लंबी नहरों और सुरंगों से होते हुए देहर पावर हाउस तक पहुंचाता है। व्यास नदी के पानी को 38 किलोमीटर लंबी नहरों और सुरंगों से ले जाते हुए कहाँ पहुंचाता है? ये डैम पानी को देहर पावर हाउस तक पहुंचाता है। और यहाँ से फिर पानी कहाँ छोड़ा जाता है? सतलुज नदी में पानी छोड़ा जाता है। ये रहा आपका पंडो डैम। और ये कौन सी नदी है? यहाँ व्यास नदी है। व्यास नदी से ये पानी को यहाँ से लेकर गया, कितने किलोमीटर? 38 किलोमीटर लंबी नहरों और सुरंगों से कहाँ पहुंचा? देयर पावर हाउस में पहुंचा। और यहाँ से ये पानी कहाँ छोड़ा गया है? सतलुज नदी में इस पानी को यहाँ से छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया है? कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया है? अशोक चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र या फिर कीर्ति चक्र। तो इसमें जो पुरस्कार इन्हें दिया गया है वो दिया गया है अशोक चक्र। और जो आपका ये अशोक चक्र पुरस्कार है, ये सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में आता है। कौन सा पुरस्कार है? सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो हैं, ये 3 हैं। कौन कौन से हैं जो शांतिकालीन वीरता पुरस्कार हैं? ये 3 हैं। इसमें सबसे जो पहला है, जो सर्वोच्च पुरस्कार है, वो है आपका अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। जो आपका अशोक चक्र है, ये सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। और दूसरा है आपका कीर्ति पुरस्कार। और तीसरे पर आता है शौर्य पुरस्कार। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है आपका कीर्ति
चक्र। कौन सा है? कीर्ति चक्र। और तीसरे नंबर पे है आपका शौर्य पुरस्कार। कौन सा है? शौर्य चक्र। तो ये तीन है। सर्वोच्च है अशोक चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है आपका कीर्ति, तीसरा है आपका शौर्य चक्र। ये तीनों शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। कहाँ ये पुरस्कार इन्हें दिया गया? तो कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में दिया गया। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। 2025 में एवेशियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन गए भारत के लिए गर्व का क्षण था। जो शुभांशु शुक्ला हैं, ये कहाँ गए थे? इस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे। विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। यह पुरस्कार उनके अद्वितीय साहस, नेतृत्व और निर्णय क्षमता के लिए उन्हें दिया गया है। भारतीय वायुसेना के वीर अधिकारी हैं। अंतरिक्ष में भारत का परचम इन्होंने लहराया और युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। नेक्स्ट है, किस देश ने जनवरी 2026 में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अपनी सदस्यता को वापस लिया है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जनवरी 2026 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इनमें से किस देश के द्वारा अपनी ऑफिशियली जो सदस्यता है वो वापस ले ली गई है? कनाडा, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस? तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश ने वापस ली है अपनी सदस्यता WHO से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अपनी जो सदस्यता है WHO से वो वापस ले ली गई है। अगर हम बात करें WHO की, तो WHO का निर्माण कब हुआ था? WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की अगर हम स्थापना की बात करें, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो जो WHO की स्थापना है वो 1948 में थी। ये कलर यहाँ नहीं दिख रहा है, ब्लैक कलर। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जिनेवा में, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। और WHO काम क्या करता है? जो WHO है ये काम क्या करता है? जो WHO है जो आपकी पब्लिक हेल्थ है उसे बढ़ावा देता है, साथ ही साथ जो रोग होते हैं ऐसे उनकी रोकथाम के लिए और उनका उपचार के लिए काम ये करता है। रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए भी काम कौन करता है? आपका WHO के द्वारा किया जाता है। जनवरी 2026 में अमेरिका ने WHO से अपना नाम वापस लिया है। ये जो फैसला है ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषणा के 1 साल बाद लागू हुआ है। अमेरिका पर WHO का लगभग $280 मिलियन बकाया है। जो अमेरिका है इस पर WHO का कितना पैसा बकाया है? तो $280 मिलियन अभी बकाया है। अब अमेरिका WHO की समिति और संचालन तकनीकी समूह में भाग नहीं लेता है। और WHO क्या काम करता है ये मैंने आपको बता दिया है। जितने भी वैश्विक स्वास्थ्य संकटों का समन्वय करता है ये, और देशों के साथ मिलकर स्वास्थ्य सुधार के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है, खींचना या भगोरिया त्योहार किस जनजाति समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ये एक त्योहार है खींचना या भगोरिया जिसे कहते हैं। इनमें से किस समुदाय यानी किस जनजाति समुदाय के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है? गोंड और संथाल, भील और गरासिया, भूटिया और लेपचा, मुंडा और उरांव। तो ये जो त्योहार है ये आपका मनाया जाता है भील और गरासिया के द्वारा। कौन सी जाति के द्वारा मनाया जाता है? भील और गरासिया के द्वारा ये जो आपका त्योहार है ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें गोंड जनजाति की, कौन सी जनजाति की? अगर हम बात करें यहाँ पर गोंड जनजाति की, कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति। तो अगर हम बात करें कि गोंड जनजाति पाई कहाँ जाती है, ये जो जनजाति है
सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये आपकी एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, इसके अलावा तेलंगाना में पाई जाती है और इसके अलावा पाई जाती है आंध्र प्रदेश। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो मुख्य रूप से ये जो जाति है, ये जो समुदाय है, इनका कहाँ पाया जाता है? एमपी के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर है आपकी संथाल जनजाति। कौन सी है? संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति। तो अगर हम बात करें संथाल जनजाति की, तो संथाल जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? ये मुख्य रूप से पाई जाती है आपकी झारखंड में। जेच यानी कि झारखंड, मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा और बिहार। ये जो मैंने सर्कल किया है ये है मुख्य रूप से पाने वाली जो जाति है, यानी कि ये मुख्य स्थान है जहां ये सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद है भील जनजाति। कौन सी है? इसके बाद है भील। अगर हम बात करें भील की, तो मुख्य रूप से ये पाई जाती है आपकी राजस्थान में। जो भील जनजाति है सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद है एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। इसके बाद है जो जनजाति है वो है आपकी गरासिया। कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति। गरासिया जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। और अगर राजस्थान में भी बात करें कि राजस्थान के किस क्षेत्र में, तो सिरोही, उदयपुर और पाली में। सिरोही, उदयपुर और पाली, ये मुख्य स्थान हैं राजस्थान के, जहां पर ये राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान के अलावा गुजरात के भी कुछ क्षेत्र में ये पाई जाती है। राजस्थान के अलावा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में भी ये पाई जाती है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। अगली जो जनजाति है वो है आपकी भोटिया। कौन सी है? भूटिया। भूटिया जनजाति। भूटिया जो जनजाति है ये जो मेनली पाई जाती है वो पाई जाती है सिक्किम में। सिक्किम में मुख्य रूप से। और इसके बाद वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में भी जो दार्जिलिंग है वहां ये मुख्य रूप से पाई जाती है। वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्र में, यानी कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में ये जो जनजाति है वो पाई जाती है। इसके अलावा है अगली जनजाति लपेचा, सॉरी लेपचा। अगली जो जनजाति है वो है आपकी लेपचा। ये जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये भी जनजाति पाई जाती है आपकी सिक्किम में। कहाँ पाई जाती है? जो लेपचा जनजाति है ये भी मुख्य रूप से सिक्किम में पाई जाती है और वेस्ट बंगाल में के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि है आपका दार्जिलिंग। ठीक है। और इसके अलावा जो जनजाति है, अगली जो जनजाति है वो कौन सी है? अगली जनजाति है मुंडा। ये है आपकी झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगली जो जाति है वो है आपकी उराव। उराव पाई जाती है झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो ये हैं आपकी जनजाति जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं।
आपकी जो गोंड है वो एमपी में मुख्य रूप से पाई जाती है, संथाल झारखंड में मुख्य रूप से, भील राजस्थान में, गरासिया राजस्थान में, भूटिया सिक्किम में, लेपचा सिक्किम में, मुंडा झारखंड में और उराव भी झारखंड में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में भी ये जनजाति पाई जाती हैं, तो ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। इससे संबंधित आके जानकारी है, कौन मनाता है, तो भील और गरासिया समुदाय। कहाँ मनाया जाता है, मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो मार्च यानी फागुन में होली से पहले लगभग 7 दिनों तक इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फागुन में होली से पहले लगभग 7 दिनों तक इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार की खास बात क्या है, तो युवक और युवतियों को बिना औपचारिक विवाह रस्मों के साथी चुनने की स्वतंत्रता यहाँ मिलती है। चिंता का विषय क्या है, हाल के वर्षों में इस त्योहार का नाबालिग लड़कियों पर नकारात्मक जो प्रभाव है वो यहाँ देखने के लिए मिला है। ये इस त्योहार की कुछ क्या है, कुछ नेगेटिव चीज है। लोक संस्कृति की अनमोल धरोहर, पारंपरिक नृत्य और गीत यहाँ इस त्योहार में गाया करा जाता है। रंग बिरंगे परिधान पहने जाते हैं और आभूषण पहने जाते हैं। मेलों और हाट बाजार का आयोजन किया जाता है। सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का एक प्रतीक है ये त्योहार। नेक्स्ट है, थाईलैंड मास्टर्स 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF सुपर 300 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा, राधिका शर्मा या फिर देविका सिहाग। थाईलैंड मास्टर्स 2026 में BWF सुपर 300 की का खिताब जीतने वाली इनमें से पहली भारतीय शटलर कौन है, तो ये है आपकी देविका सिहाग। कौन है? देविका सिहाग। है क्या ये, अगर हम बात करें इसकी तो ये है क्या, तो ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो थाईलैंड मास्टर्स 2026 है। ये क्या है, ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। क्या है? बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसका आयोजन कौन करता है? BWF यानी कि कौन करता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इसका जो आयोजन है वो कराया जाता है। किसका? थाईलैंड मास्टर 2026 का। इसी के अंदर ही एक टूर्नामेंट होता है BWF सुपर 300। इसका खिताब जीतने वाली कौन है? वो है आपकी देविका सिहाग। इससे संबंधित जानकारी, बैंकॉक में थाईलैंड मास्टर्स में अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता है। महिला एकल फाइनल में वह 21-8 और 6-3 से आगे थी। तभी मलेशिया की गो जिन वेई हेमस्ट्रंग चोट के कारण रिटायर हो गई। देविका सिहाग ने भारत और हरियाणा का नाम रोशन किया है। कहाँ की हैं ये? हरियाणा की हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स नेशंस कप 2026। स्पोर्ट्स नेशन कप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? सऊदी अरब, चीन, कतर या फिर मिस्र। तो इसमें से जो देश है जिसने इसकी मेजबानी की है वो है आपका सऊदी अरब। किसने की है इसकी मेजबानी? सऊदी अरब के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। स्पोर्ट्स नेशन कप है क्या ये? तो ये एक वीडियो गेम टूर्नामेंट है। ये क्या है? स्पोर्ट्स नेशन कप क्या है? ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट टूर्नामेंट है। पहले तो क्या है ये? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। और इसमें किस तरह के जो खेल हैं वो कराए जाते हैं? तो वीडियो गेम, ये एक वीडियो गेम टूर्नामेंट है। यानी कि इसमें जो गेम खेले जाते हैं वो कौन से होते हैं? वीडियो गेम जो होते हैं अलग अलग टाइप के, वो उन्हीं का ये एक टूर्नामेंट है। शतरंज को शामिल किया। शतरंज जो है वो 16 खेलों का एक हिस्सा बना है। कितने खेलों का? 16 खेलों का। लेकिन जो शतरंज है वो यहाँ आप आमने सामने बैठकर नहीं खेला गया है। 2 लोग होंगे,
वो एक सिस्टम पे होगा, वो एक स्क्रीन पे होगा और ऑनलाइन दोनों ने ये गेम क्या होगा, खेला होगा। कब आयोजन हुआ है? तो 2 से 29 नवंबर 2026 में आयोजन तिथि है। शतरंज प्रतियोगिता 2 से 8 नवंबर 2026। 128 खिलाड़ी भाग लेंगे इसमें, हर देश से अधिकतम 2 खिलाड़ी होंगे और 16 राउंड रॉबिन ग्रुप से होगी इसकी शुरुआत। हर ग्रुप में 8 खिलाड़ी होंगे। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 4 खिलाड़ी नॉकआउट में पहुंचेंगे और श्रेष्ठ प्रदर्शन, प्रतिष्ठा और देश के लिए अंक अर्जित करने का सुनहरा अवसर यहाँ जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको मिलने वाला है। ये इसके कुछ गेम हैं जो कि कितने हैं, 16 खेल हैं जो इसमें टूर्नामेंट में शामिल हैं। डोटा 2, पबजी मोबाइल, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स 6, रॉकेट लीग, फोर्टनाइट, ई स्पोर्ट FC, एपेक्स लीजेंड, रेनबो सिक्स सिग, टेकन 8, ई फुटबॉल, चेस, ये सभी वो खेल हैं 16 के 16 जिन्हें आप ऑनलाइन खेलते हैं फोन पे या किसी सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्रहार। कौन सा है? ऑपरेशन प्रहार 2.0 संगठित अपराध के पूरे तंत्र को खत्म करने के लिए किस राज्य पुलिस के द्वारा इसे शुरू किया गया है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान? तो इसे किस राज्य पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? इसे शुरू किया गया है पंजाब राज्य की पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब राज्य की पुलिस के द्वारा इसे शुरू किया गया है। पंजाब पुलिस का ऑपरेशन प्रहार 2.0 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। तो दूसरा चरण है वो 72 घंटे तक चलेगा। पहले चरण में 3000 प्लस लोग गिरफ्तार किए गए थे। पहले चरण में 69 हथियार यहाँ बरामद हुए थे और गैंगस्टर और वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को तेज किया गया था। नागरिकों से अपील है कि अपराधियों की जानकारी गुमनाम रूप से साझा करें। एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने यहाँ जारी किया है जो कि है ये एक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर है जो यहाँ की पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा अलमट्टी डैम किस नदी पर स्थित है? जो आपका अलमट्टी डैम है ये किस नदी पर है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा? तो जो आपका अलमट्टी डैम है ये है आपका कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ ये डैम है। अलमट्टी डैम कहाँ है? विजयपुरा, कर्नाटक में है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कब बनाया गया? 2005 में। और क्या उद्देश्य है इसके निर्माण का? तो सिंचाई, जल आपूर्ति एवं जल विद्युत उत्पादन, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं इस डैम को बनाने के। कर्नाटक द्वारा कृष्णा नदी पर बने अलमट्टी डैम की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ दिया गया है। जो कर्नाटक है उसकी सरकार के द्वारा जो अलमट्टी डैम है इसकी ऊंचाई बढ़ाने को लेकर यहाँ प्रस्ताव दिया गया है। अलमट्टी डैम कर्नाटक में स्थित कृष्णा नदी पर बना एक डैम है, ये बता दिया मैंने। अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना का ये एक मुख्य जलाशय है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 52.5 मीटर इस डैम की ऊंचाई है। लंबाई की अगर हम बात करें, लगभग जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? तो 3.5 किलोमीटर जो इसकी है लंबाई है। सालाना विद्युत उत्पादन कितना करता है? लगभग 713 मिलियन किलोवाट इसकी क्षमता है सालाना की, जितनी ये बिजली बनाता है वो है ये। कृष्णा नदी पर स्थित महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय डैम है, कर्नाटक के बागलकोट जिले में है। कृषि, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। अपर कृष्णा कमांड क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध ये कराता है। चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि इसकी ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत पायलट जिला चुना गया है? सीहोर, रीवा, मंडला या बालाघाट? तो ये है आपका बालाघाट जिसे पायलट जिला चुना गया है। पायलट जिला चुना गया है मतलब जब कोई योजना हमें शुरू करनी हो और उस योजना को किसी हम एक छोटे एरिया में लागू करके देखते हैं, वही क्या होता है? पायलट जिला होता है।
उद्देश्य क्या है? सहकारी समितियों के माध्यम से वैज्ञानिक और आधुनिक भंडारण व्यवस्था, ग्रामीण स्तर पर भंडारण क्षमता बढ़ाना और फसल हानि को कम करना। यह योजना सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। घोषणा किसके द्वारा की गई है? अमित शाह, जो कि गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। पायलट जिला कौन सा है? बालाघाट एमपी का। 500 मीट्रिक टन का गोदाम यहाँ पर बनाया जाएगा। योजना लागू किसके द्वारा की जा रही है? तो एआईएफ और एएमआई, इन दोनों के समन्वय से इस योजना को लागू किया जा रहा है। और इससे लाभ क्या है? तो लाभ ये है कि जो कटाई के बाद जो किसान हैं उनको जो नुकसान होता है, क्योंकि जगह नहीं मिलती और जगह नहीं होती अनाज रखने के लिए, तो उन्हें क्या करना पड़ता है? जो उनकी फसल है उसे कम दामों पर बाजार में देना पड़ता है। तो अब जो उन्हें कटाई के बाद नुकसान होता था वो नुकसान नहीं होगा। साथ ही मजबूरी में जो फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती थी, अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो अब अपनी फसल को वहां स्टोर कर सकते हैं और अपनी फसल को अच्छे दामों पर यहाँ बेच सकते हैं। तो ये थे हमारी क्लास के क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये है यूट्यूब चैनल हमारा, इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ, तो वो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे जो भी क्लास होती हैं उनकी पीडीएफ जो है वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं, और नए हैं चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।